अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप जो है इसको शेयर भी कर सकते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप टाइमली हर चीज़ से अपडेटेड रहें। और अगर आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी आप उसके थ्रू कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। जी हाँ, आज हमारे साथ जो है मुस्तफ़ा पाशा साहब, जो कि CIO हैं, यानी कि चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर लेक्सन इन्वेस्टमेंट्स में हैं। और उनसे हम बात करेंगे और जो है जानेंगे कि अपकमिंग ईयर में क्या होने वाला है और किन सेक्टर्स के ऊपर क्या मामलात हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम उनसे आज डिस्कस करेंगे और आप लोगों के सवालात भी हम लेंगे। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं नादिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ सर आप ठीक होंगे। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। काफ़ी टाइम से जो है हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, तो जो है बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो है 1 लाख इंडेक्स, जो कि हम काफ़ी टाइम से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये था कि दिसंबर में ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ हमने नवंबर में होती हुई देख ली। नवंबर में जो है इंडेक्स ने जो है 1 लाख को टच कर लिया और अब तो खैर से हम 1 लाख से ऊपर है। दिसंबर क्लोजिंग के हवाले से आप मार्केट में किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस वक्त जो है एंड ऑफ द ईयर जो है आप मार्केट को क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त? हालांकि मार्केट इस वक्त बहुत अच्छी है। क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमें बताइए प्लीज। श्योर, थैंक यू नादिया। तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि अगर लास्ट 2 या 3 महीने से अगर हम देखें तो मार्केट ने एक बहुत शार्प रन लिया है। इफ वी गो बैक 2 3 मंथ्स, अगर हम जाएं वापस जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम पे, तो मार्केट जो है अराउंड ये 75 to 80 thousand के लेवल पे फ्लक्चुएट कर रही थी काफ़ी टाइम से। एंड देन आफ्टर दैट वी सॉ के मार्केट ने एक रन लिया है फ्रॉम 80,000 टू आज अराउंड 114,000 तक पहुंच गई है। तो अराउंड 45% के करीब मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दी है। अब ऑफ कोर्स इस रैली ने बहुत अटेंशन लिया है सोशल मीडिया पे, आपके खबरों के अंदर भी, अखबारों में भी हमें नज़र आ रहा होता है। पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट अ लॉट। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो खुशियां मना रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं इन्वेस्ट किया वो ये पूछ रहे हैं कि जी ये मैनिपुलेटेड है, मसनूई है, फेक है, या पाकिस्तान में ऐसी क्या चेंजेस आ गई हैं या बेहतरी आ गई है कि मार्केट इतने ज़बरदस्त रैली कर रही है। अगर इसके ऊपर अब हम ध्यान बनाएं कि आगे जाके हम क्या देखते हैं, तो एक चीज विच इज इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर मैंने पोस्ट भी 1 2 दफा किया था, वाज दैट कि जो लास्ट ईयर की मूव थी, अगर आप सेम टाइम पीरियड को देखें फ्रॉम अगस्त एंड यानी अगस्त 31st ऑनवर्ड्स, मार्केट को आप ट्रैक करें 2023 में, और आप सेम टाइम पीरियड इस साल का लें 2024 का अगस्त 31st ऑनवर्ड्स, तो मार्केट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे चल रही है। लास्ट ईयर जो मार्केट का रिटर्न था अराउंड 45% था ड्यूरिंग दिस पीरियड अगस्त 31st टू December 13th, और इस साल वो अराउंड 45.5% है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट सेम चल रही है। अगर आप इसका चार्ट भी प्लॉट करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, तो आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल एक ही लाइन चल रही है दोनों सालों की। तो इट्स बड़ी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ मूवमेंट जो लास्ट ईयर भी हमें नजर आई थी। नाउ मूविंग अहेड, क्या हम मार्केट के ऊपर ध्यान बना सकते हैं इन द इमीडिएट नियर टर्म के? अगर ईयर एंड क्लोजिंग की मैं बात करूं, एक तो चीज ये देखना है कि मार्केट के अंदर अभी बायर्स एंड सेलर्स कौन है। लास्ट ईयर आपको पता है जब मार्केट की रैली स्टार्ट हुई थी जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स, तो हमने डिफरेंट क्लाइंट सेगमेंट्स या डिफरेंट इन्वेस्टर सेगमेंट्स की हमने पार्टिसिपेशन देखी है। हमने पहले देखी कि जी इंडिविजुअल्स ने स्टार्ट किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने एक बड़ा क्या कहते हैं इनफ्लो दिया मार्केट के अंदर। फिर जब हम 2024 के अंदर आए तो हमने देखा कि जी फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी इन्वेस्टमेंट आई। और अब पिछले 2 3 महीनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी एक्टिविटी है या सबसे बड़ा जो नेट बायर खड़ा हुआ है वो म्यूचुअल फंड्स का है।
एंड म्यूचुअल फंड्स अगर हम सितंबर ऑनवर्ड्स देखें तो प्रॉब्ली इन्होंने नेट बाइंग इन द रेंज ऑफ 60 to 70 बिलियन रुपीस की वो कर चुके हैं, जो पाकिस्तान जैसी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा नेट इनफ्लो है। एंड एज वी अंडरस्टैंड इट, अगर आप देखें कि म्यूचुअल फंड्स जो ये बाइंग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनके पास जो है नेट इनफ्लोज आ रहे हैं इनके फंड्स के अंदर। अप अंटिल सितंबर एक जो अगर डेवलपमेंट या जो अगर आप डेटा निकाल के देखें कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक्चुअली नेट आउटफ्लोज हो रहे थे, तो जो उनके इन्वेस्टर्स थे वो एक्चुअली पैसे निकाल रहे थे एज मार्केट चलती जा रही थी। तो हम्म। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग आ नहीं रही थी, और इनफैक्ट लोग यही पूछते थे कि जी म्यूचुअल फंड्स क्यों नहीं बाइंग कर रहे। तो इसके अंदर अगर आप उनका डेटा उठा के देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने एक्चुअली अपना जो एक्सपोजर मार्केट के लिए रखा हुआ था वो उन्होंने ऑलमोस्ट मैक्स आउट किया हुआ था, अराउंड 95-97% इन्वेस्टेड थे थ्रू आउट दिस रैली। बट बिकॉज वो रिडेम्पशंस हो रही थी या आउटफ्लोज हो रहे थे इन्वेस्टर्स के, तो वो एक्स्ट्रा या नई बाइंग कर नहीं पा रहे थे। वो सिचुएशन अब हमने देखा है कि सितंबर ऑनवर्ड्स चेंज हुई है। क्यों चेंज हुई है? प्रोबेबली इसके भी मल्टीपल रीजंस हैं। वन इज ऑफ कोर्स के मार्केट की अपनी परफॉर्मेंस एक बहुत जबरदस्त लोगों को नजर आ रही है, तो एक फोमो का एलिमेंट होता है कि लोगों को एक चलती गाड़ी में चढ़ना होता है। तो वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। वी सी इट विद एनी एसेट क्लास, चाहे आप स्टॉक मार्केट की बात कर लें, आप गोल्ड की बात कर लें, आप क्रिप्टो की बात कर लें। तो जब भी किसी एसेट क्लास में एक तेजी आती है, एक प्रोलॉन्ग तेजी नजर आती है, तो वहां पे जाहिर है फिर एक इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ती है। द अदर थिंग आई थिंक जो एक अच्छा रोल प्ले कर रही है फॉर इनफ्लोज फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स इज के जो आपकी इंटरेस्ट रेट के जो डिक्लाइंस हैं, जो हम्म। बहुत तेजी से हमें नजर आए हैं। अगर जून ऑनवर्ड्स हम बात करें जब 22% पे रेट था, आज 15% पे है। और लोग उम्मीद ले बैठे हैं कि पीर के दिन, अभी कल के दिन हम्म। स्टेट बैंक अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग करेगा उसके अंदर 2% तक ये रेट कट और कर देंगे। तो अगर आप मनी मार्केट और इनकम फंड्स के रिटर्न्स भी देखें, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी ज़्यादातर पार्क्ड थी, या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की लिक्विडिटी पार्क्ड थी, अगर आप उनके रिटर्न्स देखें तो वो अब पिछले 15 दिन 30 दिन की अगर आप पीरियड को देखें तो वो 12 से 13% की रेंज में आ चुके हैं। तो लोगों को ज़ाहिर आदत थी पिछले 1 1.5 साल से कि जी 20% प्लस के रिटर्न्स लोगों को रिस्क फ्री मिल रहे थे। अब वो रिस्क फ्री रिटर्न नीचे आ रहा है, और बहुत जल्दी से नीचे आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि फ्लोज जो है इक्विटीज की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये एक एलिमेंट है जो हमें इसके अंदर अपने जो सिनेरियो में रखना पड़ेगा। द अदर थिंग आई थिंक टू कीप इन माइंड इज दैट के आगे जाके अगर ध्यान बनाए कि जैसे आई एम श्योर बहुत सारे जो नाजरीन हैं वो टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल हम्म। करते हैं टू असेस के मार्केट कितनी ओवर एक्सटेंडेड है, जो प्राइस एक्शन है वो कितना ऑर्डरली है। अभी जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा इराटिक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप वॉलेटिलिटी देखें मार्केट के अंदर तो वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंट्राडे के अंदर जो रेंजेस हैं मार्केट की वो बहुत बढ़ गई हैं। एक दिन हमने देखा था कि 4,000 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया था। कल एक दो दिन पहले मार्केट 2,500 के पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रही थी। तो ये इंट्राडे वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। प्राइस एक्शन जो है थोड़ा सा इराटिक हो गया है। ठीक है जी। और फिर हमें देखते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट कैटलिस्ट या डिफरेंट प्राइस एक्शन का मुजाहरा कर रहे हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीक देखा कि बैंकिंग सेक्टर हम्म। सिग्निफिकेंट प्रेशर में था। ऑन दी अदर हैंड जो ईएनपी सेक्टर था वो बहुत तेजी में था। तो अब मार्केट के अंदर जो रैली भी हो रही है वो भी आपको फ्लैशेस में नजर आ रही है। कभी कोई स्टॉक चलता है, कभी कोई सेक्टर चलता है। तो आई थिंक फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव अगर आप देखें कि मार्केट ने एक बहुत सिग्निफिकेंट रन लिया है कि 45% ऑलमोस्ट अनइंटरप्टेड चल चुकी है। प्राइस एक्शन थोड़ा सा इराटिक होना शुरू हो गया है। वॉलेटिलिटी या इंट्राडे की बढ़ना शुरू हो गई है। मार्केट के अंदर जो बायर है प्रिडोमिनेंटली एक ही खड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स का बायर है। और इसके अंदर आई थिंक दूसरी चीज जो समझने की है कि इस स्टेज पे जहां मार्केट 40,000 से अब 114,000 पे आ चुकी है, तकरीबन ऑलमोस्ट 3x हो चुकी है। इसके अंदर अगर आपको नजर आएगा कि जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर जो मार्केट में अब एंट्री लेंगे वो अब प्रोबेबली सेकंड ईयर थर्ड ईयर इन्वेस्टर्स होंगे। सेकंड ईयर थर्ड ईयर मेरा मतलब ये नहीं है कि वो इन्वेस्टर कोई खराब है, मगर वो ऐसा इन्वेस्टर है जिसको आदत नहीं है या वो इक्विटी मार्केट्स का रेगुलर इन्वेस्टर नहीं है। वो अब मार्केट के रिटर्न्स देख के इन्वेस्टमेंट करने की प्लान बना रहा है या एंट्री ले रहा है। तो उस तरह के इन्वेस्टर्स जनरली
अगर आप हिस्टोरिकली देखें, तो वो वॉलेटिलिटी या अगर मार्केट में कोई डाउन टर्न आता है तो उनकी जो रिस्क एपेटाइट होती है वो कम होती है कंपेयर टू जो मार्केट में रेगुलरली या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस वजह से आई थिंक जो रिस्क हैं इन टर्म्स ऑफ अ नियर टर्म करेक्शन या कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर, वो ज़ाहिर है बढ़ते जा रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि मार्केट सिर्फ वन वे तो नहीं चल सकती। और अगर आप इस रैली के अंदर भी देखें, हमने मल्टीपल टाइम्स जो है फ्रॉम 40,000 टू 114,000, हमने देखा कि मार्केट ने एक सिग्निफिकेंट करेक्शंस लिए हैं, कंसोलिडेशंस करी हैं। इसी टाइम पे लास्ट ईयर 2023 का मैं जो एक कंपैरिजन भी कर रहा था कि मार्केट लग रहा है सेम टू सेम चल रही है। हम्म। अगर आपको याद होगा कि मार्केट ने अपना जो पीक बनाया था 2023 दिसंबर में, वो 12 या 13 तारीख को बनाया था अराउंड 66-67,000। और उसके बाद मार्केट ने एक बहुत वायलेंट और सिग्निफिकेंट किस्म का करेक्शन किया, जहां पे वो 57-58,000 पे आई, तो 10-12% की करेक्शन ली। और फिर मार्केट ने अगले 1 से 2 महीने तक कंसोलिडेट किया अराउंड 60-65,000 की रेंज में, फरवरी तक। और फिर वो वहां से उसने अपने अप ट्रेंड जो है रिज्यूम किया। तो इट्स नॉट अनहर्ड ऑफ कि जी इस रन के अंदर के मार्केट जो है कंसोलिडेट करे, पुल बैक करे, करेक्शन ले, और जो वीकर इन्वेस्टर्स हैं या जो थोड़े से शेकियर इन्वेस्टर्स हैं उनका जनरली मार्केट सफाया करती है इन 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 करेक्शंस के अंदर। तो हमने अगस्त लास्ट ईयर में भी देखा, दिसंबर में भी देखा, इस साल भी हमने जून जुलाई में भी देखा कि मल्टीपल टाइम्स 6%, 8%, 10% की करेक्शंस हुई हैं। तो यहाँ पे ईयर एंड भी है, बैंक्स भी जनरली अपने गेन्स रियलाइज करने आते हैं बिकॉज उनका ईयर एंड होता है। इंश्योरेंस कंपनीज का भी ईयर एंड दिसंबर होता है, तो वो भी अपने शायद गेन्स लॉक करने आती हैं। तो इट्स आई वुड से इट्स अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है उसने बिकॉज इतने पॉजिटिव बिल्ट इन कर लिए हैं नियर टर्म के अंदर, कि एक थोड़ी सी ओवर एक्सटेंडेड लग रही है, तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन अगर हो भी जाए तो आई डोंट थिंक पीपल शुड पैनिक। मगर दे शुड ऑल्सो नॉट बी सरप्राइज्ड कि जी अगर यहाँ पे कोई आपको 6-8% की करेक्शन मिल जाए, ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग होगी मार्केट की। हम्म। सही। सर, जरा ये बताएं कि जैसे कि आपने बहुत डिटेल में जो है कंपैरिजन किया लास्ट ईयर और अभी का। अब ये बताएं कि जैसे कमिंग ईयर में क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त इंडेक्स की क्या पोजीशन होगी, क्योंकि ये भी हम सुनने में आ रहे हैं कि 1.5 लाख तक जो है वो इंडेक्स एक्सीड कर सकता है। और जिस जी तरह से इंडेक्स बढ़ रहा है तो ऐसा लगता है कि आने वाले साल में 2-3 महीनों में ही ये जो है ये लेवल क्रॉस हो जाएगा। तो इसमें मुझे आप ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि मतलब इस तरह की कोई चीज है, थोड़ा सा कमिंग ईयर के हवाले से बताएं। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि अगर हम अगले साल चाहे जून 25 या दिसंबर 25 की अगर हम बात करें कि हमारे लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं, तो जनरली जो एनालिस्ट कम्युनिटी है और जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है, चाहे वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हों, ब्रोकरेज हाउसेज हों, तो ये हमारे जो टारगेट्स होते हैं, दीज आर ऑब्वियसली बेस्ड जनरली ऑन फंडामेंटल्स। इसके अंदर हम अर्निंग्स की प्रोजेक्शंस कर रहे होते हैं, हम फेयर वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, और हम लोग इंटरेस्ट रेट्स की बेसिस के ऊपर मल्टीपल्स डिराइव कर रहे होते हैं कि मार्केट के लिए एक फेयर वैल्यूएशन या मल्टीपल क्या है। तो अगर इस टाइम पे अगर हम देखें, तो फॉरवर्ड बेसिस पे, यानी जो माली साल अभी 2025 चल रहा है, तो अगर इस साल की एंड की जो अर्निंग्स में अगर देखूं, तो मार्केट जो है लगभग, अगर, और ये जो एस्टिमेट है ये डिफर करेगा, डिपेंड करेगा आप किससे बात कर रही हैं, बिकॉज हर एसेट मैनेजर की या हर ब्रोकरेज हाउस की या हर एनालिस्ट की अलग प्रोजेक्शंस होंगी बेस्ड ऑन कि वो प्रॉफिटेबिलिटी क्या देख रहे हैं KC 100 इंडेक्स वाली कंपनीज की। हम्म। मगर हमारे जो इंटरनल एस्टिमेट्स हैं वो हमें ये इंडिकेट करती हैं कि मार्केट जो है लगभग अराउंड 6 से 6.25 के मल्टीपल पे अभी ट्रेड कर रही है, फॉरवर्ड बेसिस पे हम अगर देखूं 2025 के। तो इस ये जो 6 या 6.25 का मल्टीपल है, ये हमें क्या बताता है अगर हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें। देखें, अगर आप लास्ट 5 इयर्स का एवरेज देखेंगे, जो हम्म। मल्टीपल था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, तो आपको लगेगा कि जी 6 सवा 6 का मल्टीपल इज प्रिटी मच द एवरेज, बिकॉज मार्केट भी इसी 6 साढ़े 6 के मल्टीपल पे जनरली ट्रेड करती आई है पिछले 5 साल में। हाउएवर अगर आप अपना टाइम पीरियड एक्सटेंड करें और आप और लंबी हिस्ट्री देखें, आप लास्ट 10 इयर्स में चली जाएं,
तो आपका जो एवरेज मल्टीपल या वैल्यूएशन पाकिस्तान का है वो 8 साढ़े 8 के दरमियान आपको फिर नजर आएगा। तो आप अगर 10 ईयर्स की हिस्ट्री देख रही होंगी उससे आपको लगेगा कि मार्केट में शायद अभी भी 30 to 40% की अपसाइड है, जस्ट बेस्ड ऑन अ वैल्यूएशन। तो अगर मैं 30 to 40% अपसाइड इस करंट इंडेक्स पे लगाऊं तो आप अराउंड 150 160,000 का इंडेक्स आपके लिए वैसे ही पहुंच जाता है। तो हाँ। इसके अंदर मगर हाउएवर इन टर्म्स ऑफ जब हम मार्केट के इंडेक्स की बात करते हैं, एक होती हैं आपकी फेयर वैल्यूज कि जी वैल्यूएशन या टारगेट प्राइस, चाहे वो इंडिविजुअल स्टॉक के लिए हो या आपके इंडेक्स के लिए हो, कि उसके अंदर कितनी जगह है बेस्ड ऑन योर ओन अर्निंग एस्टिमेट्स एंड मल्टीपल के एस्टिमेट्स। दूसरी चीज ये होती है कि उस फंडामेंटल वैल्यूएशन के लिए ट्रिगर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है ना। अब अगर आप आई obviously been doing shows like this for the past few years। तो मेरा एक जो मानना था कि इंडेक्स को अगर 100,000 क्रॉस करना था, और ये हम बातें करते थे जब इंडेक्स 40 50 60,000 का होता था, तो उस टाइम पे लोग यही कहते थे कि जी हम कैसे क्रॉस करेंगे। तो एक मेरी स्ट्रांग बिलीफ ये थी कि जब तक आपकी एनर्जी चेंज जो है उसके अंदर आपको जब तक प्राइस एक्शन और रैली या कोई फंडामेंटल ट्रिगर नहीं नजर आएगा, तो उससे पहले जो है मार्केट का 100,000 क्रॉस करना मुश्किल रहेगा। नाउ इफ वी लुक एट फॉर एग्जांपल द प्राइस एक्शन जो हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, तो उसके अंदर हमने देखा है कि हमारी जो सर्कुलर डेट कंपनीज हैं वहां पे एक सिग्निफिकेंट रैली हमें नजर आई है इन स्टॉक्स लाइक ओजीडीसी, पीएसओ, पीपीएल, मारी पेट्रोलियम। खैर मारी पेट्रोलियम इट्स नॉट सो मच सर्कुलर डेट कंपनी, उसके लिए शायद प्राइस कैटलिस्ट या ट्रिगर्स अलग होंगे। मगर वहां पे हमें नजर आ रहा है कि एक सर्कुलर डेट के अंदर जो चेंजेस या जो रिकवरी रेट्स हैं, कैश रिकवरी रेट्स हैं इन कंपनीज की, तो वो जब बेहतर हुए हैं तो वहां पे इन्वेस्टर इंटरेस्ट बेहतर हुआ है और लोगों ने वहां पे एक सिग्निफिकेंट बाइंग भी करी है और वहां पे हमें प्राइस एक्शन भी मिला है। तो अब इसके अंदर नाउ यू हैव टू लुक एट कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट जो प्राइस अर्निंग्स हैं वो किस तरह आपको नजर आएंगी। तो इफ यू लुक एट द बिग सेक्टर्स, जो पिछले बड़े 4 5 सेक्टर्स हैं, आप बैंक्स को देख लें। बैंक्स को हमने रिसेंटली देखा है कि काफी पिटाई हुई है। आपके पास ईएनपी है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, हमारे पास फर्टिलाइजर है जिस विच अगेन हैज डन रियली वेल इन दिस होल रैली। ठीक है जी। और फिर हमारे पास सीमेंट सेक्टर है और हमारे पास पावर सेक्टर। ये प्रॉब्ली आपके 5 बड़े सेक्टर्स हैं जो इंडेक्स को ड्राइव करेंगे। तो इनका अगर आप इंडिविजुअली असेसमेंट करेंगी तो आपको मार्केट के ऊपर एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। देखें जहां आप बैंक्स को देखें जो 20 25% इंडेक्स का है, जनरली एक तासुर ये होता है कि जब रेट्स डिक्लाइन हो रहे होते हैं तो बैंक से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज उनकी अर्निंग्स ड्रॉप होंगी। और जनरली अगर आप एनालिस्ट या ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी पढ़ें जो आती रहती हैं, तो उसके अंदर आपको यही नजर आएगा कि वो जो 2025 के लिए जो है वो डिक्लाइंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं मार्केट के लिए। तो उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज मगर अगर आप देखें कि इवन दो वो डिक्लाइन प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होने वाला है, एक्चुअली अगर आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री उठा के देखें और पाकिस्तान के बड़े बैंक्स देखें लाइक मीज़ान बैंक, एबीएल बैंक, अल-फलाह बैंक, अल हबीब, तो आपको ये नजर आएगा कि इट्स वेरी रेयर कि इनकी अर्निंग्स एक्चुअली डिक्लाइन होती हैं। तो दैट्स व्हाई एक सेकंड मुझे होल्ड करेंगे, एक जी सेकंड। जी बिल्कुल। मैं ये बात करता कि इंडिविजुअली सेक्टर्स के अंदर जब हम ध्यान बनाएंगे तो वो हमें मार्केट का एक अच्छा व्यू देगा। तो आई वाज सेइंग कि जनरली प्रोजेक्शन ये होती है कि जब इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन होते हैं तो बैंक्स की अर्निंग्स गिरती हैं। आप रिपोर्ट्स उठा के देखें जो आ रही हैं पिछले 2 3 महीने से, तो वो यही प्रोजेक्ट कर रही हैं कि जी 2025 में बैंक्स की अर्निंग्स ड्रॉप होंगी ईयर ऑन ईयर। तो जनरली लोगों का वहां से सेक्टर रीएलोकेशन हो रही है, तो शिफ्ट आउट भी कर रहे हैं लोग फ्रॉम दोज बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर से। हाउएवर इफ यू लुक एट द लास्ट 20 years, तो जनरली इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंस में बैंक्स की अर्निंग्स डिक्लाइन नहीं होती, मगर ये होता है कि उनका जो रेट ऑफ इंक्रीज होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो अगर आप लास्ट 20 years का जैसे एवरेज निकाल के देखें फॉर बैंक्स, तो आपको ये नजर आएगा कि जो इनकी जो अर्निंग्स होती हैं ये एक परसेंटेज से ग्रो कर रही होती हैं, जाहिर है। और अगर आप जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे होते हैं तो ये अराउंड इनकी अर्निंग्स जो एवरेज ग्रो कर रही होती हैं अराउंड 20% से ग्रो कर रही होती हैं। हाउएवर जब इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे होते हैं तो इनकी अर्निंग्स ड्रॉप नहीं होती, मगर इनका जो ग्रोथ रेट है वो 20% से 8 10% हो जाता है।
तो इनका ग्रोथ रेट जरूर स्लो डाउन होगा, बट वेदर देयर अर्निंग्स विल एक्चुअली डिक्लाइन वो हमें देखना पड़ेगा। और अगर आप देखें भी कि कौन से बैंक्स ने जो अर्निंग्स डिक्लाइन करी हैं, अगर आप देखें 2008 में एक साल था जहां पे बैंक्स की अक्रॉस द बोर्ड अर्निंग्स डिक्लाइन हुई थी, मगर वहां पे एक ग्लोबल क्राइसिस आया हुआ था और पाकिस्तान के अंदर भी उसका इम्पैक्ट था। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बैंक्स में वन ऑफ्स आए हैं, जैसे नेशनल बैंक में वन ऑफ्स आए हैं। खैर बैंक नेशनल बैंक में हर 5-6 साल बाद एक वन ऑफ आ जाता है, बट फिर आपको याद है एचबीएल का जो फाइन लगा था, जिसके अंदर उसकी अर्निंग्स जो हैं, आई थिंक 2017 में जब उसको $200 मिलियन का फाइन लगा था, तो वो एक बड़ा वन ऑफ था। मगर बाय एंड लार्ज बैंक्स की अर्निंग्स डिक्लाइन नहीं होती। ऑफ कोर्स व्हाट वी डू नो इज दैट कि आजकल एडीआर का इशू है। ये एडीआर टैक्सेशन के ऊपर पहले बैंक्स के ऊपर हमने देखा कि ऊपर नीचे हुए, वॉलिटिलिटी हुई, प्राइस एक्शन नीचे की तरफ भी गया, फिर रिकवरी भी हुई जब इन्होंने एमडीआर हटाने की बात करी फॉर सर्टेन सेगमेंट्स। इस्लामिक बैंक्स के ऊपर प्रेशर आया बिकॉज उनके ऊपर एमडीआर लगाने की बात आ गई। अब बैंक्स फिर से नेगोशिएट कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट कि जी ये एडीआर टैक्सेशन की फाइनल शक्ल क्या होगी। तो इसके अंदर भी आई थिंक व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज इन्वेस्टर्स इज दैट के अगर गवर्नमेंट जो है टारगेट कर रही है 100 to 150 बिलियन रुपीस की टैक्स कलेक्शन फ्रॉम बैंक्स, तो उसके लिए ये अमाउंट छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल में है। अगर हम देखें भी टैक्स कलेक्शन पिछले 5-6 महीने की, तो गवर्नमेंट जो है हर महीने 50 से 70 अरब रुपए के शॉर्टफॉल के अंदर है। तो ये अगर 100-150 अरब रुपए बैंक्स के हैं, तो ये इनके लिए छोड़ना मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं इनको बैंक्स के ऊपर टैक्सेशन लगाना होगा, चाहे वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की रेंज पे लगा दें, चाहे वो इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे लगा दें, चाहे वो एडीआर टैक्सेशन का ही कोई फॉर्मूला चेंज कर दें। मगर इनके लिए मेरे हिसाब से एटलीस्ट मुश्किल होगा कि बैंक्स के ऊपर ये टैक्सेशन की छूट दे दें। तो दैट ऑब्वियसली हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन आल्सो, कि जब आप लोग कोई ध्यान बना रहे होंगे। ईएनपी सेक्टर पे अगर मैं बात करूं तो वीव सीन मारी पेट्रोलियम ने बहुत अमेजिंग रन दिया हम्म। है, स्पेशली आफ्टर द बोनस इशू 800% का। हमने ओजीडीसी पीपीएल के अंदर भी हमने सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखी है, पाको में निस्बतन शायद कम देखी होगी। और ऑब्वियसली ये स्टॉक्स अगर आप देखें अराउंड सितंबर ऑनवर्ड्स ये चलना शुरू हैं, जब या अक्टूबर ऑनवर्ड्स परहैप्स, जब जून और सितंबर के जो रिजल्ट्स थे वो तो ज़ाहिर है लोगों ने देख लिए थे, मगर जब इनकी बुक्स आना शुरू हुई, तो जब उनकी बुक्स आना शुरू हुई, इनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स होना शुरू हुई, उसके अंदर जब अंदाजा होना शुरू हुआ लोगों को कि जी जो इनके जो सर्कुलर डेट के अंदर जो इनके जो रिसीवेबल्स फंसते थे, और उनका जब रेशियो जो है बहुत सिग्निफिकेंटली नीचे आ गया है, और इनकी जो कैश सेल्स हैं वो अराउंड 90% या 100% हो गई हैं, तो उसके ऊपर लोगों ने क्या कहते हैं बहुत तेजी करी इन स्टॉक्स के अंदर। और फिर हमने ओजीडीसी पीपीएल के अंदर भी तेजी देखी। तो और फिर हमने पीएसओ के अंदर भी तेजी देखी, हमने सुइस के अंदर, एसएनजीपी और एसएसडीसी, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ लोगों ने उसके अंदर सट्टा किया होगा, और वो हमने देखा कि वो 8 रुपए से 38 रुपए का भी हो गया था। तो वो सारे स्टॉक्स चलना शुरू हुए। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप ध्यान भी बनाएं कि अगर सर्कुलर डेट के अंदर जो रिकवरी रेट्स हैं, जो कैश सेल्स हैं, जो सर्कुलर डेट के अंदर जो रिसीवेबल्स फंस रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती रहती है तो इन स्टॉक्स के अंदर आपको इंटरेस्ट रहेगा। और जो पीपीएल ओजीडीसी जैसे स्टॉक्स हैं, इनके अंदर जो री रेटिंग होनी है वो रहेगी। बिकॉज एक चीज आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज दैट कि हम जब मार्केट मल्टीपल की बात करते हैं, हम जैसे पीपल लाइक मी या और लोग भी बात करते थे कि जी मार्केट का मल्टीपल 3.5 है, जी मार्केट का मल्टीपल 4 है, अब 4.5 है, 5 है। तो ये बहुत लो लेवल पे मल्टीपल था, मगर अगर आप इंडेक्स को तोड़ के देखें तो वो जो लो मल्टीपल की जो वजूहत थी वो ये वन वाज दैट कि पूरी एनर्जी चेन बहुत लो मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रही थी, तो वो एवरेज को नीचे घसीट रहा था। अगर आप देखते हैं कि जी ओजीडीसी पीपीएल ये स्टॉक्स जो हैं, अगर सपोज ओजीडीसी की लेंगे जी 40, 45, 50 रुपीस की अर्निंग्स अगर इसकी रहती हैं इन द लास्ट ईयर, या जो अगले साल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो स्टॉक ट्रेड कर रहा था जी 100 रुपीज पे, तो ट्रेडिंग एट अंडर 2 का मल्टीपल। तो वो उस तरह के स्टॉक्स थे या उस तरह के सेक्टर थे। आप पावर सेक्टर को देख लें अगेन, बिकॉज वहां पे क्लैरिटी नहीं थी सर्कुलर डेट के ऊपर, एंड जनरली पावर स्टॉक्स जो हैं डिविडेंड यील्ड के लिए वो लोग बाय एंड सेल करते हैं, तो वहां पे जब क्लैरिटी नहीं थी तो वो भी बहुत लो मल्टीपल्स पे थे। तो ये जो एनर्जी चेन था ये एक्चुअली मार्केट के मल्टीपल को डिस्टॉर्ट कर रहा था।
हमें ऐसे दिखा रहा था कि मार्केट का मल्टीपल बहुत लो है, मगर अगर आप एनर्जी चेन को एटलीस्ट साइड पे कर देती तो शायद मार्केट का मल्टीपल आपको इतना लो नजर नहीं आता। अब उनकी री रेटिंग हुई है, तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये री रेटिंग प्रॉब्ली कंटिन्यू रहेगी। हम्म। तो पीपल शुड कंटिन्यू टू लुक एट दोज सर्कुलर डेट और ईएनपी ओएमसी टाइप स्टॉक्स के ऊपर नजर रखें कि यहाँ पे कितनी पोटेंशियल अपसाइड है, और उनकी जो रिसीवेबल्स वर्सेस जो कैश सेल्स हैं वो किस तरह चल रही हैं। बाकी हमने फर्टिलाइजर के अंदर भी हमने बहुत हाँ, अच्छी right. मूवमेंट्स देखी हैं। पहले जब रैली स्टार्ट हुई थी हम्म। 2023 में, तो पहले ईफर्ट वाज द स्टार परफॉर्मर देयर। हम्म। फिर इवेंचुअली हमने देखा कि वो जो फोकस था, इट शिफ्टेड मोर टू द फौजी ग्रुप कंपनीज इन फर्टिलाइजर्स। एफएफबीएल के अंदर बहुत हम्म। जबरदस्त रैली हमने देखी है। 10-12 रुपए का स्टॉक ये होता था, आज माशाल्लाह से 70-80 रुपीज का स्टॉक है। हम्म। सिमिलरली एफएफसी सेम, ये तो 100-120 रुपए की रेंज में फॉर इयर्स घूम रहा था, और आज 400 रुपए का ये हो चुका है। तो इन्होंने बहुत जबरदस्त रैली दी। ऑफ कोर्स हमारे पास एक फंडामेंटल ट्रिगर था, इनकी अमेलगमेशन अनाउंस हुई। फौजी फर्टिलाइजर ने मारी पेट्रोलियम के साथ एक 5 ईयर लॉन्ग गैस अरेंजमेंट की अनाउंसमेंट करी कि जी 580 रुपए पे हमारे पास गैस मिलेगी। तो ये चीजें जो हैं वो ऑब्वियसली ड्राइविंग द रैली के जी लोगों को अंदाजा हुआ कि जी जो एफएफसी या एफएफबीएल की जो अर्निंग्स होंगी, उनका जो पोटेंशियल डिविडेंड होगा गोइंग फॉरवर्ड, तो वो बहुत जबरदस्त होना है। तो इसकी जो करंट वैल्यूएशन है 150 170, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। तो वो सारे स्टॉक्स के अंदर फिर हमने सिग्निफिकेंट रैली देखी है। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर नाउ इन्वेस्टर्स गोइंग फॉरवर्ड कि इवन दो हम फंडामेंटली बात कर लें, हिस्टोरिकली बात कर लें कि जी अभी भी मल्टीपल पे देखें तो 6 का मल्टीपल है, 8 8.5 का भी मल्टीपल हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर एवरेज होते हुए। तो मार्केट में अभी भी जूस है, मगर लुक इंडिविजुअली एट द स्टॉक्स यूर होल्डिंग, लुक फॉर ट्रिगर्स के जी इसके अंदर फंडामेंटल ट्रिगर क्या है, अर्निंग्स का कोई ट्रिगर है, और फिर उस हिसाब से ही आई थिंक ध्यान बनाना चाहिए। सही। सर थोड़ा सा रिफाइनरी के हवाले से भी बताएं, क्योंकि रिफाइनरी को हम देखते हैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहता है, न्यूज़ आती हैं उसके ग्रीन फील्ड के हवाले से। तो रिफाइनरी सेक्टर को किस तरीके से देख रहे हैं, एनआरएल पीआरएल, तो थोड़ा सा रिफाइनरी सेक्टर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आई थिंक देखें, I'll be honest, मेरी अपनी कवरेज ऑन द रिफाइनरी सेक्टर इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, मगर हम्म। इसके अंदर आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर ऑफ, या जिस चीज़ के ऊपर वो अलर्ट उनको रहना चाहिए, इज दैट के देखें जो रिफाइनरी सेक्टर है अभी वो ऐसी सिचुएशन में है जहां पे इट्स वेरी न्यूज डिपेंडेंट। ठीक है जी, और ये जो है डिपेंडेंट है कि जी गवर्नमेंट जो किस तरह के डिसीजंस लेती है। जनरली अगर आप एज एन इन्वेस्टर, अगर आप इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या रिलाई कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेगी जिससे मेरे स्टॉक के ऊपर एक बेनिफिशियल या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और फिर उसके अंदर प्राइस एक्शन में नजर आएगा, तो वो इन टर्म्स ऑफ रिस्क या वॉलेटिलिटी आपके लिए इंक्रीज हो जाती है वहां पे। तो इसके अंदर आई थिंक व्हेन वी लुक एट द सिचुएशन राइट नाउ, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर सीइंग, एंड ऑब्वियसली जैसे इन अ स्टॉक लाइक एटीआरएल फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन ऑन दिस स्टॉक कि जी यहाँ पे एक्विजिशन की भी रूमर्स हैं। एंड ऑफ कोर्स जो अनदर थिंग दैट इज ड्राइविंग पीपल्स इंटरेस्ट इज दैट के जितना इन्होंने कैश जनरेट कर लिया है रिफाइनरीज लाइक अटक रिफाइनरी के, इनकी जो वैल्यूएशंस हैं वो अभी भी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं। बट आई वुड से कि इन अ सिचुएशन लाइक दिस, इफ यू कीप एन आई ऑन फॉर एग्जांपल द एंटायर स्ट्रीम, लाइक अगर मैं बात भी करूं कि अभी अगर हम देखें कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर आप ईएनपी चेन के अंदर देखें तो गवर्नमेंट ने ज़ाहिर सर्कुलर डेट के ऊपर काम किया है। हमने ईएनपी कंपनीज की इंप्रूवमेंट देखी है कैश फ्लोज के अंदर। अभी हम देख रहे हैं कि जी देर इज टॉक के जी जो ईएनपीज को जो इनके जो नई डिस्कवरीज हैं उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी वी अलाउ अप टू 35% सेल टू प्राइवेट पार्टीज। ठीक है जी, तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। फिर अगर आप आगे अगर आप चलें तो गवर्नमेंट बात कर रही है कि जी जो सुई कंपनीज की जो मोनोपोली है इस मुल्क के अंदर गैस खरीदने की, वो जी खत्म की जाए। वो ऑब्वियसली कनेक्टेड है टू ईएनपीज, बिकॉज आपने जब ईएनपीज को इजाजत दी टू सेल अप टू 35% टू डिफरेंट पार्टीज या प्राइवेट पार्टीज, तो जाहिर है आपने इफेक्टिवली सुईस की मोनोपोली खत्म कर दी। फिर आप अगर इसको चेन में आगे चलते जाएं कि जो पेट्रोलियम सेल्स हैं, जो अपनी ओएमसीज की हैं, राइट, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो पहले क्या हो रहा था कि हमारे जो नंबर्स थे
तो वहां पे हमें एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड नजर आ रहा था। वो डाउन ट्रेंड ज़ाहिर है बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है, इसके ऊपर बहुत तबसरा हो चुका है। क्यों हम्म। हो रहा था? पेट्रोल डीजल बहुत महंगा था, मईशत का पहिया फंस गया था, चल नहीं रहा था। तो पेट्रोलियम सेल्स डाउन हो गई थी। डीजल की स्मगलिंग के ऊपर बहुत एनालिसिस हो चुका है कि जी वो एक प्रेशर क्रिएट कर रही थी। तो दैट वाज ऑब्वियसली हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द होल चेन, चाहे वो ओएमसीज थी, चाहे वो रिफाइनरीज थी, चाहे वो ईएनपीज थी। वहां पे इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही थी। फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा था कि वो रिफाइनरीज को फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रही थी कि जी बिकॉज उनकी रिफाइनरीज जो जब अपना प्रोसेस रन करती हैं तो एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट हम्म। फर्नेस ऑयल निकलता है, आरएफओ जिसको हम कहते हैं। और जनरली पाकिस्तान में हाई सल्फर फर्नेस ऑयल निकलता है। हाई सल्फर फर्नेस ऑयल जनरली उसकी जो यूटिलिटी या उसकी जो यूज है वो कम होती जा रही है दुनिया भर में, बिकॉज द वर्ल्ड कीप्स मूविंग टू क्लीनर फ्यूल्स, राइट। तो इसके अंदर जाहिर है फिर हम जो रिफाइनरी की अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, सो जाहिर है अपग्रेडिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज या जो आप नए प्लांट्स लगाएंगे, तो दैट विल इंटेल टू थिंग्स। वन इज दैट कि जो सल्फर कंटेंट है वो इम्प्रूव होगा। फिर जो क्वांटिटी या क्वांटम या परसेंटेज ऑफ फर्नेस ऑयल जो जनरेट होता है जब आप रिफाइनिंग प्रोसेस रन करते हैं, तो वो कम हो जाएगा। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम या द लास्ट फ्यू मंथ्स हमने ये देखा कि बिकॉज रिफाइनरीज ज़ाहिर है अपने इन्वेंट्री उनकी बिल्ड होती जा रही थी, तो वो सेल उनकी हो नहीं रही थी, तो गवर्नमेंट हैड टू अलाउ देम टू एक्सपोर्ट इट। होपफुली मूविंग अहेड अगर आप स्मगलिंग के ऊपर कंट्रोल करते हैं, अगर इकोनॉमी की जो ग्रोथ मोमेंटम है वो थोड़ा सा रिकवरी मोड के अंदर रहती है, तो और पेट्रोलियम सेल्स जो हमने देखा कि जो नवंबर के नंबर आए फाइनली, वहां पे हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी, 15% और की हमने ग्रोथ देखी। तो वो एक इनकरेजिंग साइन था कि परहैप्स जो ग्लट डोमेस्टिकली था वो शायद थोड़ा बहुत कंट्रोल में आएगा। तो आई थिंक दैट विल हैव एन ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एंटायर चेन फ्रॉम ओएमसीज टू रिफाइनरीज टू ईएनपीज, एंड इट्स अ गुड साइन। एंड जो गवर्नमेंट जो इसके अंदर जो एजेंडा जो लेके चली है रिफॉर्म का, वो भी एक आई थिंक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इन टर्म्स ऑफ देयर फ्यूचर अर्निंग्स एंड डेवलपमेंट्स। तो आई थिंक ट्रैकिंग द गवर्नमेंट्स मूव्स विल बी इम्पोर्टेंट, मगर उसके अंदर यही है एज इन्वेस्टर्स इट्स हार्डर टू प्रिडिक्ट कि जी गवर्नमेंट कब क्या करेगी, कौन सी पॉलिसी लेके आएगी, और वो इम्प्लीमेंट कब होगी और कैसे होगी। सही, बिल्कुल। सर, आपने बहुत डिटेल में जो है बिल्कुल सेक्टर्स को जो है एक्सप्लेन किया। यहाँ पे कुछ सवालात हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के, हम उनके सवालात भी लेते हैं। रऊफ महमूद साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी। मैम नादिया, सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह में आपको सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह। मुस्तफ़ा साहब से मेरा सवाल है कि मार्केट में एक टाइम के हिसाब से बता रहे हैं कि गोरा जो है ना यहाँ से अब छुट्टियों पे जा रहा है, तो मार्केट में ना करेक्शन आ सकती है। सर, एक ये सवाल था, और दूसरा था सर पीआईए के बारे में, कि पीआईए के बारे में अब आपका क्या राय है कि पीआईए का क्या मुस्तकबिल है। शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू रऊफ साहब। अच्छा, इसके अंदर आई थिंक जो आपने जो पहली बात करी या मेंशन करी कि इन टर्म्स ऑफ के ज़ाहिर है अब सर्दियों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं। बाहर के मुल्कों में ऑफ कोर्स हम इसको क्रिसमस ब्रेक भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम जनरली यही देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी एक्टिविटी जो है उनकी डल हो जाती है, स्पेशली इन मार्केट्स लाइक पाकिस्तान। तो इसके अंदर अगर आप वैसे भी अगर आप देखें फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, तो जनरली जो फॉरेन इन्वेस्टर की जो एक्टिविटी है वो जनरली नेट सेलिंग स्लाइड पे ही रहा है। अर्लियर ऑन इन द ईयर अगर आप देखें फर्स्ट हाफ 2024 के अंदर, तो हम देख रहे थे कि गोरे की या फॉरेन इन्वेस्टर की जो हम कहते हैं कि उनकी नेट बाइंग थी और वो अग्रेसिवली मार्केट को चला भी रहे थे। मगर सिंस देन ऑब्वियसली हमने देखा है कि मार्केट के अंदर वो सेलर्स रह चुके हैं। तो इवन ऑन अ ईयर टू डेट बेसिस जो उनकी पहले नेट बाइंग थी वो अब नेट सेलिंग में बदल चुकी है, एंड अप्रोक्सीमेटली माइनस आई थिंक 90 to 100 million डॉलर्स की ये नेट सेलिंग करके जा चुके हैं इस कैलेंडर ईयर के अंदर। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग चेंज इन 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 सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन जो हमने देखा है फॉरेन इन्वेस्टर का, फ्रॉम नेट बायर टू नेट सेलर। एंड इनफैक्ट जो हम लास्ट 2-3 महीनों का जो तेजी जो हम देख भी रहे हैं वो एसेंशली इज बीइंग ड्रिवन
by fund के inflows. तो I think for us in terms of market correction rather than the foreigner तो actually जैसे sell side पे तो अगर उसकी selling रुक जाती है तो शायद market के लिए तो actually positive हो, मगर मेन ये होगा कि जी म्यूचुअल फंड्स किस तरह रिएक्ट करते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली जो बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी जिनके ईयर एंड्स हैं, बिकॉज देखें फंड्स के म्यूचुअल फंड्स के अभी ईयर एंड्स नहीं हैं, उनके ईयर एंड्स होते हैं जून के अंदर, तो उनके लिए अभी जो ईयर अपनी बुक्स जो उनको क्लोज करनी पड़ती हैं, जो उनको अपने रिटर्न्स दिखाने पड़ते हैं, जो उनके जो लोग मैनेज कर रहे होते हैं उनके जो बोनसेस जो कैलकुलेट होने होते हैं वो जून की क्लोजिंग पे होते हैं। मगर फॉर बैंकर्स एंड फॉर इंश्योरेंस कंपनीज जो इनके लोग फंड्स मैनेज कर रहे हैं, इनके जो रिटर्न्स जो पब्लिश होंगे, इनके जो एनुअल मीटिंग्स अब होंगी और इनके रिजल्ट्स होंगे, तो ये दिसंबर में ईयर एंड होता है, तो यहाँ पे वो अपनी बुक्स को मैनेज भी करेंगे। एंड दिस इज अगर आप देखें फिनोमेना जो हर साल आपको नजर आता है कि दिसंबर के अंदर क्लोजिंग सेशंस के अंदर काफी खींचातानी आपको नजर आती है, स्पेशली इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर। तो आई वुड टेंड टू अग्री जो रऊफ साहब जो सवाल कर रहे थे कि इस टाइम पे जो प्रोबेबिलिटीज हैं, बिकॉज देखें अगर हम बात करें हमारी जो मार्केट्स हैं या हमारा जो ये शोबा है इन्वेस्टमेंट्स का, इसके अंदर कोई चीज़ गारंटीड नहीं होती, तो जनरली लोग जो हैं हम प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेट्स ले रहे होते हैं, और आप कोशिश ये करते हैं कि आपके पास जो होमवर्क आपने किया हुआ हो, जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की हुई है, जो आपने एनालिसिस किया हुआ है, वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाए, ताकि आपकी जो बेट्स हैं मोर ऑफन देन नॉट आपके लिए पे ऑफ करेंगी, मगर गारंटी कुछ नहीं होती। एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड से कि द प्रोबेबिलिटी या जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसको हम कहते भी हैं कि जी वो अभी टिल्टेड है टुवर्ड्स प्रोबेबली सम काइंड ऑफ पुल बैक और करेक्शन इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट इज वेरी ओवर एक्सटेंडेड, एक बहुत जबरदस्त रन ले चुकी है, ईयर एंड आ रहा है, बैंक्स और इंश्योरेंस को अपनी बुक्स क्लोज करनी है, आपके सामने मॉनेटरी पॉलिसी है, काफी पॉजिटिव्स बेक्ड इन है, वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, तो आई वुड एक्सपेक्ट के करेक्शन हमें मिलेगी। देखें जहां तक पीआईए का ताल्लुक है, अगेन आई विल नॉट प्रिटेंड कि आई एम एनी एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ पीआईए, बट इट सीम्स लाइक कि देखें अभी जो मार्केट के अंदर जो अप एंड डाउन हो रही हैं और जो स्टॉक्स के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही हैं, दे आर बीइंग ड्रिवन बाय लिक्विडिटी, और जिसको हम कहते हैं एनिमल सेंटिमेंट। और इनफैक्ट जो आजकल जो काफी मूवमेंट्स अगर आपको नजर आए, देखिए पीआईए तो एक स्पेशल केस है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है आफ्टर मेनी मेनी इयर्स, मगर क्या कहते हैं अगर आप जनरली देखें देयर आर मेनी स्टॉक्स रिसेंटली भी इन द लास्ट वीक 10 days, और पीआईए के अंदर एक्शन तो मुझे पता है काफी महीनों से ऊपर नीचे हो रहा है, मगर अगर आप रिसेंट मूवमेंट्स में देखें तो मार्केट के बड़े बड़े स्टॉक्स के अंदर हमने एकदम से रैलीज देखी हैं। अब जनरली फॉर एग्जांपल अगर आप 2-3 स्टॉक्स निकाल के देखें इन द लास्ट सपोज 2 weeks या 3 weeks जिसके अंदर रैली हुई है, स्टॉक्स लाइक एंग्रो, स्टॉक्स लाइक लकी, स्टॉक्स लाइक निशात मिल्स, इनके अंदर कोई फंडामेंटल मूवमेंट्स या फंडामेंटल चेंज एज सच तो नहीं आया। इनके जो बिजनेस मॉडल्स हैं या इनके ऊपर जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है या लोगों की जो कवरेज है वो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। इन कंपनीज के अंदर एज सच कोई अभी सरप्राइजेस नहीं है हमारे लिए कि जी कोई नई कंपनी आई है, कोई आईपीओ हुआ है कि जो लोग अब उसके बारे में समझ रहे हैं और वो ध्यान बना रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे एक बहुत सक्सेसफुल फार्मा आईपीओ अभी कुछ महीनों पहले हुआ था जिसका स्टॉक प्राइस जो है बहुत मैसिवली मूव करी है, ये आई थिंक बीएफ बायो की। तो BFBI, जी BF बायो। जी 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 बिल्कुल। तो इट्स दो स्टॉक्स आर नॉट लाइक दैट। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने देखा है कि रिसेंटली जैसे निशात मिल्स मूव फ्रॉम 80 to 120, ठीक है ना, हमने लकी के अंदर भी सिग्निफिकेंट मूव्स देखी, हमने एंग्रो के अंदर भी सिग्निफिकेंट मूव्स देखी। तो इसके अंदर आई थिंक एक तासुर या जो मूवमेंट्स हो रही हैं ये वो यही हो रही है कि जी ये स्टॉक्स निस्बतन कम चले हैं इंडेक्स से या अपने सेक्टर पीयर्स से, तो इनको आप खींच दें, राइट। तो ये जब मार्केट के अंदर इस तरह की मूवमेंट्स आना शुरू होती हैं तो एज इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स या आपका जो भी टाइम होराइजन है, जनरली आई वुड से कि आपको एटलीस्ट अलर्ट होना जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो एक हाई वॉलेटिलिटी की हो रही हैं, हाई चर्न की हो रही हैं और हाई रिस्क की हो रही हैं। तो आई वुड से जनरली एज एन इन्वेस्टर क्या कहते हैं, यू शुड बी मोर ऑन अलर्ट
कि जी देखें इस टाइम जो मूवमेंट्स हो रही हैं दे आर लेस ड्रिवन बाय फंडामेंटल्स एंड दे आर मोर ड्रिवन बाय लिक्विडिटी एंड सेंटिमेंट्स। राउत साहब सॉरी, मैं पीआईए के ऊपर इतना, मैं ऑनेस्टली बताऊं मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, तो पीआईए स्पेसिफिक मैं नहीं आपको जवाब नहीं दे सका। नहीं नहीं, बहरहाल आपने बहुत अच्छा बताया सर, बहुत आपने टाइम दिया, आपके टाइम का शुक्रिया। यू आर अ वेरी नाइस मैन सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। जी माजिद इफ्तिखार साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सर मेरा क्वेश्चन था कि जो भी आपने एक बात बताई कि गवर्नमेंट ने जो एक ऐलान किया है कि जो फ्यूचर जो डिस्कवरीज होंगी ईएनपी में, और ये की सुई मिनॉक्सुई गैस कंपनीज की मोनोपोली तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने इनको अलाउ किया है कि 35% ऑफ फ्यूचर डिस्कवरीज को ये प्राइवेट कंपनीज को सेल कर सकेंगी। तो मेरा सवाल सर ये था, क्या ई फंड को किसी स्टेज पे इससे बेनिफिट हो सकता है? क्योंकि ई फंड का जो मेन जो एक्सपेंस और एफएफसी का जो डिफरेंस यही है कि इनको जो गैस मिल रही है फीड स्टॉक के लिए वो 1600 MMBTU पे मिल रही है, और एफएफसी को जो है 580 MMBTU पे मिल रही है। एक तो सर ये बता दीजिएगा। दूसरा सर ये था कि अभी आपने बताया है कि एफएफसी का कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है माड़ी के साथ, जो इसकी वजह से उनको 580 MMBTU पर नेचुरल गैस मिल रही है। तो सर ये जो एग्रीमेंट था इसकी कोई टेंटेटिव डेट होगी, ये कब तक ये एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा? तो थैंक यू सर। जी श्योर। तो इसके अंदर देखें इन टर्म्स ऑफ जो आपने एग्रीमेंट की बात करी, देखें इसके ऊपर भी एक्चुअली मार्केट के अंदर बहुत डिबेट थी और इसके अंदर भी बहुत डिफरिंग ओपिनियंस थे इन टर्म्स ऑफ के ये जो अग्रीमेंट है ये है या नहीं है, अगर है तो किस प्राइस पे है, और अगर किसी प्राइस पे है तो कितने टाइम के लिए है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि अभी जो करंटली जो अग्रीमेंट है, और एंड आई थिंक दिस इज पब्लिक इंफॉर्मेशन, इसके अंदर कोई मैं कोई इनसाइट एज सच नहीं दे रहा, मगर ये पब्लिकली इन्होंने आई थिंक अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स में भी मेंशन किया है। आई थिंक इनकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं उसके अंदर भी इसका शायद हवाला दिया हुआ है कि दे आर सेइंग कि दे हैव ए अग्रीमेंट विद मारी टू प्रोक्योर गैस एट द रेट आई थिंक 580 के ऊपर उन्होंने कोई डील करी हुई है, एंड उन्होंने कहा कि ये 5 साल की डील है और ये डील एसेंशली इस साल उन्होंने एक्सिक्यूट करी थी, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 2029 तक चलेगी। अब इसके अंदर जहां तक अगर हम ईफर्ट की बात करें और उनके लिए क्या हो सकता है, देखें इन टर्म्स ऑफ जो गैस की जो बात है, ईफर्ट को जो है जो गैस मिल रही है, एंड इफ यू लुक एट कि जनरली जो फर्टिलाइजर्स हैं वो जनरली मारी नेटवर्क पे ऑपरेट वैसे ही करते हैं, और वो हमें पता है वो एक लो बीटीयू गैस है एंड इट इज मोर सूटेड टुवर्ड्स फर्टिलाइजर की जो प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है रादर फॉर अदर यूसेस जिसके लिए आप गैस इस्तेमाल करते हैं। तो बाय एंड लार्ज मोस्ट फर्टिलाइजर कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेट ऑन द मारी नेटवर्क। अब इसके अंदर ये है कि आपने जो डील करी भी है वो आप एसएनजीपी के थ्रू आपको मिल रही हैं, आपने मारी के साथ डील करी हुई है, और जो पेट्रोलियम पॉलिसीज हैं या जो फर्टिलाइजर पॉलिसीज हैं वो क्या अप्लाई हो रही हैं। तो फॉर एग्जांपल वी डू नो जैसे कि फर्टिलाइजर पॉलिसीज के अंदर जैसे जो एंग्रो ने एनवेन लगाया था, तो अंडर दोस पॉलिसीज दे वर एलिजिबल टू रिसीव गैस एट 70 सेंट्स पर MMBTU, राइट। और इसके ऊपर बैक एंड फोर्थ भी हमने बहुत देखी कि जी ये गैस इनको जो मिलनी थी गवर्नमेंट कहती थी कि नहीं जी आपको 2012-13 से होगी, एंग्रो कहता था कि नहीं जी 11-12 से होगी, और फिर एंड कब होगी ये गैस, उसके ऊपर भी बैक एंड फोर्थ होती थी। फिर इसके ऊपर बैक एंड फोर्थ होती थी कि इसके ऊपर GIDC लगेगा नहीं लगेगा, तो इसके भी बड़े हमने डिस्प्यूट्स देखे थे। जहां तक हमारी अभी ये अंडरस्टैंडिंग है इज दैट के ईफर्ट विल कंटिन्यू टू गेट गैस एट द रेट दैट इट डज। ठीक है जी। एफएफसी की एक इन्होंने मारी के साथ एक अरेंजमेंट करी हुई है, एंड इफ यू रिकॉल देयर ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप एफएफसी एंड मारी जो है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये जो डेल्टा है गैस का वो रहेगा। एंड आई थिंक इसके अंदर IMF के अंदर जो एक कंडीशनैलिटी बीच में आई थी कि वो गैस यूनिफिकेशन ऑफ या यूनिफिकेशन ऑफ टैरिफ्स की बात करते थे, बिकॉज आपकी सारे नॉर्थ जोन में एक टैरिफ होता था, साउथ जोन में एक टैरिफ होता था। फिर नॉर्थ वाले कहते थे कि जी हमें LNG का टैरिफ ज्यादा मिलता है, साउथ वालों को नेचुरल गैस का ज्यादा टैरिफ मिलता था। तो जो नॉर्थ में जो इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती थी उनको महंगी गैस मिलती थी, साउथ वालों को सस्ती मिलती थी। तो एक ये बीच में एक डेवलपमेंट थी कि जी सारे टैरिफ्स जो है यूनिफॉर्म कर दिए जाएंगे। इट सीम्स लाइक वो दैट मूव टुवर्ड्स दैट यूनिफॉर्म टैरिफ, आई डोंट नो, इट सीम्स लाइक कि वो थोड़ी सी स्लो हो गई है। आई थिंक अब गवर्नमेंट का फोकस या IMF का फोकस इस पे आ गया है कि जी आप कोई सब्सिडी तो नहीं दे रहे गैस पे, और अगर आप कोई सब्सिडी नहीं दे रहे देन इफ देयर इज डिफरेंस इन प्राइसिंग
ठीक है जी, वो अब एक जो सप्लाई चेन है आपकी पीछे बनी हुई है कि जी आप एलएनजी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी डोमेस्टिक गैस भी है, नई डिस्कवरीज भी हैं, तो उसका जो डिफरेंशियल बन रहा है, फिर प्रोविंसेस का इंडिविजुअल राइट आ जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल सिंध क्लेम करता है कि जी हम गैस ज्यादा बनाते हैं, तो राइट ऑफ फर्स्ट यूज हमारा होता है, तो ये फिर फेडरल लेवल पे बहस होती है। तो आई थिंक ये इन द शॉर्ट टर्म एक्सपेक्ट करना कि ईफर्ट की प्राइसिंग विल रिवर्ट या एफएफसी के साथ मिल जाएगी या उनको भी सिमिलर डील मिल जाएगी, आई थिंक इट्स अनलाइकली। आई थिंक जो डेल्टा है इन टर्म्स ऑफ गैस प्राइसिंग बिटवीन एफएफसी एंड ईफर्ट वो प्रॉब्ली कंटिन्यू रहेगा। सही। जी मलिक साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी मलिक साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप काइंडली अपना सवाल कीजिए। एस खान, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि आई डोंट नो व्हाई अटक सीमेंट को लोग हाईलाइट नहीं करते, वेयरएज इट्स परफॉर्मेंस जो है पिछले लास्ट 6 मंथ्स में हैज़ बीन फैबुलस। सेकेंडली मैं लाइक आई नीड टू लुक इनटू द डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। अब जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हुए हैं तो बैंक के ऊपर इम्पैक्ट आया है, तो यूजुअली डिविडेंड के लिए जो है यू बाय बैंकिंग सेक्टर, बट यहाँ पे जो है बैंक्स हिट हुए हैं बिकॉज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सेकेंडली आपको कभी सुनने में आ रहा है कि उनके कोई पे आउट नेक्स्ट ईयर में, जो एनालिस्ट हैं वो पे आउट का कह रहे हैं कि डिफिकल्ट है कि कुछ पे आउट करेगा। तो कैन यू सजेस्ट एनी गुड डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स? और सेकेंडली पायनियर सीमेंट में कैन आई टेक एन एंट्री एट दिस टाइम? ओके श्योर। अच्छा, तो इसके अंदर एक तो आपने बात करी कि इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। अच्छा, इसके अंदर आई थिंक वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जो हमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स या डिविडेंड यील्ड्स रादर जो हमें एक लास्ट ईयर 2022-23 के अंदर जो हमें नज़र आती थी, तो वो ऑब्वियसली उस लेवल की अब हमें यील्ड अवेलेबल नहीं होती जनरली मार्केट में। इफ़ यू लुक एट के जो बड़े डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स थे मार्केट के अंदर इन द पास्ट 12 से 18 महीने, उसके अंदर ट्रेडिशनली बैंक्स और फर्टिलाइजर कंपनीज डोमिनेटेड। अगर आप लिस्ट निकाल के देखें, राइट, कि जी यूबीएल होता था, एमसीबी होता था, आपका बैंक अल फलाह होता था, आपका फर्टिलाइजर में ईफर्ट होता था, वेरी पॉपुलर ऑफ कोर्स, अब मोर रिसेंटली एफएफसी होता था। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, जब हमने प्राइस रन देखा तो ज़ाहिर है जो डिविडेंड यील्ड्स ऑन ऑफर थी, जहाँ वो इवन 25% की रह गई थी या थी, वो सिग्निफिकेंटली कम हो गई। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट द बैंकिंग सेक्टर टुडे, तो ऑफन जो यील्ड्स आपको अवेलेबल हैं वो अब इन द रेंज ऑफ मे बी 13 to 14% आ चुकी हैं। तो दे आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन व्हाट दे यूज्ड टू बी। सिमिलरली अगर आप अपने फर्टिलाइजर सेक्टर में देखें कि जहाँ ईफर्ट की एक ज़माने में 20% प्लस यील्ड होती थी, वो भी लगभग इसी रेंज में आ गया। परहैप्स द वन स्टॉक जिसकी अगर आप, मैं मेन बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे यील्ड ज़्यादा रहेगी, वो एफएफसी था। एंड दैट वाज बिकॉज लोगों ने ये ध्यान बनाया हुआ था कि जी पोस्ट मर्जर जब ये एफएफबीएल के साथ इसकी जो अमेलगमेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो इट विल बी एबल टू जनरेट प्रोजेक्टेड अर्निंग्स ऑफ अराउंड 75 रुपए। और लोगों ने फिर ये ध्यान बनाया कि जी अगर इसका हिस्टोरिकल पे आउट रेशियो 70 से 75% था, तो ये अराउंड 50 रुपए का ये डिविडेंड दे देगा। तो जी 300 रुपए पे भी बड़ा अच्छा है, 350 पे भी बड़ा अच्छा है। अब तो ऑफ कोर्स 400 रुपीज की स्टॉक प्राइस इसकी हो गई है। तो द वन थिंग आई थिंक यू विल फाइंड इज दैट अभी भी यील्ड स्टॉक्स काफी हैं मार्केट के अंदर, मगर जो डिविडेंड यील्ड अवेलेबल है वो अब 18-20% से जनरली अब 12 to 13 या 12 to 14% की रेंज में आ गई है। नाउ इफ यू कंपेयर दैट टू द रिस्क फ्री रेट, तो आप उससे हिसाब लगाएं कि जी आपको कितना स्प्रेड मिल रहा है। तो अगर आप जैसे 3 साल का बॉन्ड देखें, 1 साल का ट्रेजरी बिल देखें, 5 साल का बॉन्ड देखें, तो ये जनरली अराउंड 12% की
रेंज में अभी घूम रहे हैं, अगर आप मार्केट्स के अंदर देखें। तो इफ यू आर एबल टू गेट अ डेल्टा ऑफ मे बी 2% in terms of yield from a blue chip stock, so I think that's still pretty attractive, and I think that is also one of the reasons जहाँ पे हमारे पास ये स्टॉक्स अभी भी इतने लाइमलाइट में हैं। अच्छा, जहां तक आपने आई थिंक पायनियर की बात करी, देखें इन टर्म्स ऑफ द एंट्री पॉइंट, you look, you can do a technical analysis on it, you can do a fundamental analysis on it. I think हमारे जो अपने and of course एक चीज मैं ज़ाहिर ये कह दूं कि because ज़ाहिर I am associated with a asset management company, licensed asset management company, और हमारे अपने portfolios होते हैं, और इस तरह buy sell calls हमारा जनरली पब्लिक में हम लोग नहीं देते। बट आई विल से इज दैट कि व्हाट यू शुड लुक फॉर, वन, आप एक टेक्निकली एनालाइज कर लें कि जी इस स्टॉक की जो अभी जो पोजीशनिंग है वो ओवर एक्सटेंडेड है या नहीं एक्सटेंडेड, ठीक है जी। तो यू कैन लुक एट द चार्ट्स, do your technical analysis, look at the moving averages, look at the relative strength, and figure out कि जी इस स्टॉक के अंदर जो है अभी एंट्री लेना मुनासिब बनता है या नहीं बनता। द अदर थिंग आई वुड रेकमेंड इज दैट कि जो इसके ऊपर जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आती हैं, टेक अ लुक एट दोज एंड सी के उसके अंदर जो फंडामेंटल अपसाइड्स हैं वो कितनी हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। इफ यू आस्क मी माय पर्सनल ओपिनियन, एंड अगेन दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, आई वुड से कि जनरली एट दिस पॉइंट इन टाइम मोस्ट स्टॉक्स जो हैं इंक्लूडिंग परहैप्स पायनियर, वो ऐसा लगता है कि थोड़े से ओवर एक्सटेंडेड हैं, एंड अगर आप फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे हैं, परहैप्स वेट अ बिट, या अगर आप को एंट्री लेनी है तो परहैप्स उसके अंदर आप स्टैगर करके लें, डोंट यू नो डिप्लॉय ऑल योर ड्राई पाउडर इन वन शॉट। सही, बस अब हम थैंक यू। प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। बासत फारूक साहब, आप अपना सवाल जल्दी से कीजिए, उसके बाद फिर हम एंडिंग की तरफ जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल है फार्मा सेक्टर के बारे में कि फार्मा सेक्टर के ऊपर कैप था प्राइस का और वो डीरेगुलेट हो गया। अब पिछले 10-15 साल से एक चीज जो है वो एक कैप पे ऊपर चल रही थी। इस दौरान इन्फ्लेशन को देखा जाए और परफॉर्मेंस देखा जाए बाकी चीजों की, तो बहुत हाई चली गई है। तो जितना ने प्राइस रेस किया है, इसमें और कितनी गुंजाइश है? ये सेक्टर कहाँ जाके थमेगा? यानी इसमें कितना हम और ग्रोथ देख सकते हैं? क्योंकि काफी टाइम से एक चीज कैप पे थी और अब अचानक उसमें एक उसको रिलीज किया गया। नंबर 1। नंबर 2, स्पेसिफिकली मुझे बताएं इसके बारे में, ग्लेक्सो के बारे में। क्योंकि ग्लेक्सो के मैंने रिजल्ट देखे हैं, पिछले साल लॉस पे था और 7% का ग्रास मार्जिन था। इस साल देखा गया कि पहले क्वार्टर में ग्रास मार्जिन जो है वो बढ़ा है 14%, फिर 22% हुआ और अभी फाइनल सितंबर क्वार्टर में 27% हुआ है और जी अर्निंग भी शेयर पे हो गई है। तो इसमें ये जो स्टीप ट्रेंड है इसका, क्या ये जारी रहेगा? इसके बारे में गाइड करें। ठीक है जी। तो इसके अंदर बासित साहब, वन इज दैट के ज़ाहिर जो फार्मा के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवरऑल एज अ सेक्टर, ज़ाहिर है जो प्राइस एक्शन अगर आप निकाल के देखें, इट सीम्स लाइक यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस जी सेक्टर, तो उसके अंदर फिनोमिनल हमने देखा है कि रन, चाहे वो कंपनीज जो मोर स्टेबल कंपनीज लाइक, या पुरानी कंपनीज लाइक हाइनून हैं जो मोर देन डेवलप हो चुकी हैं, या मोर फास्ट मूवर्स लाइक हैलियन जो 3-4x हो चुकी हैं, या मोर रिसेंट एंट्रेंट्स लाइक BF बायो जो फ्रॉम 75 रुपीज टू 200 प्लस हो चुकी हैं पिछले 1-2 महीने में। तो ज़ाहिर है हमने एक बहुत फिनोमिनल रन देखा है, एंड यूर राइट एब्सोल्युटली। इसके अंदर जो मेजर कैटलिस्ट वो यही था कि जो नॉन एसेंशियल जो ड्रग्स थे उनकी जो प्राइसिंग थी, उन्होंने गवर्नमेंट ने उनके कैप्स हटा दिए, डीरेगुलेट कर दिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन टर्म्स ऑफ जो जब आप प्राइसिंग देखें फॉर अ लॉट ऑफ दीज मेडिसिन, तो अगर आप जैसे CPI डेटा निकाल के देखें, आप कंपनी से बात करें, आप मार्केट में जाके सर्विस करें, तो आपको यस नज़र आ रहा है कि जी अक्टूबर में भी प्राइसेस बढ़ी हैं, इवन नवंबर में भी प्राइसेस थोड़ी बहुत बढ़ रही हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जी कंपनी टू कंपनी आपको असेसमेंट करनी पड़ेगी कि कौन किसके पास कितनी प्राइसिंग पावर है। सो फॉर एग्जांपल, मुझे याद है हम एक CFO से बात कर रहे थे फ्यू मंथ्स अगो, तो वही कह रहे थे कि जी जैसे हम उनसे डीरेगुलेशन का पूछ रहे थे, तो वही कहते हैं कि यार देखें, डीरेगुलेशन से पहले भी हम जो अपने जो ये नॉन रेगुलेटेड या नॉन एसेंशियल जो हम ये दवाइयाँ थी, ये हम अपने बिलो MRP बेच रहे थे।
तो उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब यही था कि मार्केट में इतना कंपटीशन था कि जो हमें एक्चुअली उस टाइम पे जो कैप अलाउड भी था गवर्नमेंट से, उससे हम नीचे बेच रहे थे। तो जस्ट बिकॉज ये डीरेगुलेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली प्राइस बहुत खिंच जाएगी। मगर यस, वी डू एक्सपेक्ट सम मूवमेंट। हाउएवर वो एक एलिमेंट था, तो यू हैव टू आई थिंक लुक कंपनी बाय कंपनी कि कहाँ पे कंपटीशन कम है, कहाँ जिसके पास मार्केट पावर या मार्केट शेयर या प्राइसिंग पावर ज्यादा है, और वो जल्दी से अपनी प्राइसेस रैंप अप कर सकता है। इसके अंदर दूसरी ज़ाहिर डेवलपमेंट जो हुई है कि एपीआई की प्राइसेस, जो इनका मेन रॉ मटेरियल है, वो हमने देखा कि इन द लास्ट फर्स्ट एक दो क्वार्टर इस जो कैलेंडर ईयर था वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई थी। और वो अभी भी उन लेवल्स पे स्टेबलाइज हुई हैं। तो आई थिंक 20 to 30% इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट भी गिर गई थी। तीसरी चीज ऑफ कोर्स कि जी आपकी करेंसी स्टेबलाइज हो गई है, which obviously is helping them to maintain margins. And then fourth of course के now that interest rates are dropping, तो highly leveraged companies जिसके अंदर अगर आप देखें सर्ल है या एजीपी है, जिनके बिजनेस मॉडल्स में भी a little bit different to other pharma companies, उनको भी एक significant फायदा नजर आएगा। now आपने कहा कि तो मेरे हिसाब से अगर आपने फार्मा को देखना है तो यू लुक एट देयर मल्टीपल्स जो इनको मिलते थे परहैप्स इन द पीरियड 2013 टू 2017। आप उनसे कंपेयर करें कि जी उस टाइम पे मार्केट का मल्टीपल क्या होता था, एंड देन यू कैन ट्राई टू एक्सट्रैपलेट दैट ऑन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं कि अगर उस टाइम पे एवरेज फार्मा का मल्टीपल 30 होता था और मार्केट है उस टाइम पे 10 के एवरेज पे चलती थी के मल्टीपल पे, तो आप कहते हैं कि जी फार्मा को 3x का प्रीमियम मिलता था। आज अगर मार्केट अभी 6 के मल्टीपल पे है, तो आप कहें कि अगर उसी मल्टीपल को मैं लेके चलूं तो फार्मा को में भी 16 17 18 का मल्टीपल मिलना चाहिए। सो आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, अगर हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव आप लें, तो आपको फार्मा के अंदर अभी भी गुंजाइश नजर आती है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। एंड ऑल्सो आई थिंक अगर आप इनकी अर्निंग्स भी जब देखेंगे, जब इनकी दिसंबर क्वार्टर की भी जब अर्निंग्स आएंगी, तो आई थिंक उनके अंदर भी जनरली आपको निस्बतन ईयर ऑन ईयर तो जाहिर नजर आएगा ही इंप्रूवमेंट, और आई थिंक इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको नजर आएगी इंप्रूवमेंट। एक चीज आई थिंक कीप इन माइंड इज दैट कि अभी जो आपको गेन्स मिलेंगे फार्मा सेक्टर के अंदर वो मेनली प्राइस गेन्स होंगे। वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ अभी काफी वीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ कब किक इन होती है वो ऑब्वियसली रिमेन्स टू बी सीन। तो फार्मा सेक्टर आई थिंक माय ओन पर्सनल ओपिनियन स्टिल उसके अंदर अभी भी जूस है, मगर उसको आप उस हिसाब से देखें, मल्टीपल्स को देखें, हिस्टोरिकल एवरेजेस देखें, लुक एट द कंपनीज जिसके ऊपर प्राइसिंग पावर अच्छी है, फिर यू कैन यूज दैट टू डिटरमिन कि जी अभी कौन से स्टॉक्स में जगह है। ग्लैक्सो के अंदर देखें, जो आपने सवाल किया, अगेन आई कांट से स्पेसिफिकली कि इसको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, मगर अगर आप इसकी डेवलपमेंट्स देखें स्टॉक के अंदर, ऑब्वियसली इसके जो मार्जिन्स थे वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो चुके हैं। वी सॉ कि जी लास्ट क्वार्टर जो इसके जो मार्जिन्स आए थे सितंबर क्वार्टर में वो निस्बतन बेहतर थे। जो इसकी जो टॉप, 37%। जी बिल्कुल, और एक्सपेक्टेशंस तो ये हैं कि ऑब्वियसली बिकॉज इन दिस क्वार्टर दे हैव कंटिन्यू टू इम्प्रूव प्राइसिंग, जनरली हमने इंडस्ट्री में देखी है, तो इनके मार्जिन्स विल फर्दर इम्प्रूव इन दिस क्वार्टर। यानी और आप जो, कह रहे हैं दिसंबर क्वार्टर में मजीद प्राइस रेज किया गया। जी जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस यही है कि दिसंबर क्वार्टर के अंदर जो मार्जिन्स की जो ग्रोस मार्जिन लेवल पे आपको और इम्प्रूवमेंट नजर आनी चाहिए। एंड अगेन दीज आर ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस, मार्केट में एक्चुअली रिजल्ट क्या आता है वो तो जाहिर जब आएगा तो हम देखेंगे। मगर मैं बता रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ जो मार्केट की जो मूवमेंट्स हैं, जब हमने देखा कि प्राइसेस और बढ़ती गई हैं, अक्टूबर में भी बढ़ी, नवंबर में भी बढ़ी, सेल्स के जो नंबर्स हैं इनके जो अभी हमें जो हमारे चैनल चेक्स हैं बता रहे हैं, ओवरऑल अगर हम सेक्टर के देखें या इवन ग्लैक्सो एज अ कंपनी देखें, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं इन लोगों के, मार्जिन्स भी निस्बतन बेहतर हैं कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, तो यू वुड एक्सपेक्ट कि वो उनकी अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो आइड से कि इवन वेदर इट इज ग्लैक्सो, वेदर इट इज फिरोज, वेदर इट इज सर्ल, वेदर इट इज हैलियन, आई थिंक इनको असेसमेंट करने का आई थिंक सेम pretty much लेवल है कि look at their multiples, look at their pricing power, look at their market share, इनके हिस्टोरिकल मार्जिन्स देखें, उसके अंदर देखें कितनी जगह निकलती है, देन मे बी यूज सम कॉम्बिनेशन ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस एंड वैल्यूएशन एनालिसिस टू सी के इसके अंदर अपसाइड कितनी है। बट आई वुड जनरली से कि फार्मा सेक्टर में एटलीस्ट मुझे तो अभी भी अपसाइड लगती है कि यहाँ से है। सर इसमें एक और भी मैं सोचता हूँ बात कि जी हिस्टोरिकली जब 30 का मल्टीपल था और मार्केट का मल्टीपल 10 था,
उस वक्त से उस वक्त इन कंपनीज की ये ग्रोथ नहीं थी जो आज हो रही है। तो जो ग्रोथ आ रही है उससे तो मल्टीपल 30 से भी ऊपर का होना चाहिए, या 30 कम से कम हो जाना चाहिए बिफोर मार्केट गेट्स इनटू 10 टाइम मल्टीपल। आई मीन देखें, दिस इज अगेन डिपेंड्स ऑन के लोग किस तरह के इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं। जी इफ अगर सपोज यहाँ पे मैं कहूँगा, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है पाकिस्तान के अंदर वापस ज्यादा आ जाते हैं, तो जनरली जो फॉरेन इन्वेस्टर का जो व्यू पॉइंट होता है ना, वो जनरली जी रीजनल कंपैरिजन कर रहा होता है कंपनीज का, और वैल्यूएशंस वो रीजनली देखता है। तो दे सपोज अगर इमर्जिंग मार्केट या फ्रंटियर मार्केट का फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान में, तो वो कंपेयर कर रहा होगा कि जी पाकिस्तान के मल्टीपल्स कंपेयर टू इंडिया, कंपेयर टू बांग्लादेश, कंपेयर टू वियतनाम, कंपेयर टू सम अदर इमर्जिंग मार्केट या फ्रंटियर मार्केट से वो कंपेयर करेगा। तो वहां पे यू कुड देन गेट एन एक्सटेंशन, या ये मल्टीपल्स एक्सपैंड होते जाएं, अगर वो फॉरेन इन्वेस्टर ड्राइव कर रहा है मार्केट को। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर होगा, परहैप्स उसका इतना विजन नहीं होगा, वो कहेगा कि मैं लोकल मार्केट से ही कंपैरिजन करूंगा, तो वो फिर उसके हिसाब से ही फिर मल्टीपल्स असाइन करेगा। ठीक। बहुत शुक्रिया बासित साहब। सर, अब लास्ट में जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के जो है क्या स्ट्रैटेजी जो है आप सजेस्ट करेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं, कि किस तरह से जो है इस वक्त उनको जो है क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए ताकि वो जो है इस वक्त भरपूर जो है एक तरीके से मैक्सिमम गेन ले सकें, ना कि कंफ्यूजन। बहुत सारे हम अपने इन्वेस्टर्स को देखते हैं कि कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, ना एंट्री ले रहे होते हैं, ना उनको एग्जिट समझ आ रही होती है। तो क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए? जी, तो इसके अंदर देखें, हमने इसके अंदर यही बात करी है कि जनरली हमें यही लगता है कि मार्केट ने बहुत अच्छा रन लिया है। हम अभी भी पॉजिटिव हैं मार्केट को, बेस्ड ऑन द अर्निंग्स, बेस्ड ऑन द सेक्टर आउटलुक जो हमने डिस्कस किया है, वैल्यूएशंस को डिस्कस किया है। मगर यस, नियर टर्म में हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक आपको लगता है कि ओवर हीटेड है, तो परहैप्स देयर मे बी सम कंसोलिडेशन एंड करेक्शन। तो एज एन इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टेड हैं मार्केट के अंदर, लुक एट योर इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पे आपको लग रहा है कि जी आपकी जो टारगेट प्राइस थी वो करीब आ चुकी है। तो देखें, प्रॉफिट टेकिंग में कभी किसी का दिवालिया नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो रादर देन हम ग्रीड की तरफ जाएं, फोमो की तरफ जाएं, जो पैसे बन रहे हैं एटलीस्ट आप उनको थोड़ा सा रियलाइज कर सकते हैं। The other thing is that के if you are an investor who has yet to make an entry, or you're looking to make an entry, सिर्फ इस वजह से एंट्री ना करें बिकॉज स्टॉक सारे ऊपर जा रहे हैं और आपका दोस्त और आपका भाई और आपका कजन कह रहा है कि जी देखें मैंने करोड़ रुपए बना लिया मार्केट से। यू शुड बी केयरफुल। मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी है और आप कहते हैं कि नहीं जी मैं नहीं मानता, करेक्शन का मैंने नहीं इंतजार करना, विच इज फेयर इनफ। देखें, बिकॉज करेक्शन कब आएगी, कैसे आएगी, कितनी आएगी, वो कोई नहीं कह सकता। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट स्टैगर कर लें। हर लेवल पे आप अगर सपोज 100 रुपए डाल लें, मे बी डिवाइडेड इनटू 4 चंक्स, उसको आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में डिप्लॉय करते जाएं, ताकि अगर मार्केट में कोई करेक्शन भी अनफोल्ड होती है ओवर द नेक्स्ट वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, तो एटलीस्ट आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल रहा होगा। तो आई वुड जनरली से कि हैव अ व्यू फॉर द लॉन्ग टर्म, हैव अ व्यू ऑन गुड कंपनीज। सट्टे में ना जाके फंसें कि जी कोई मुझे ये कह रहा है कि ये इतने का हो जाएगा, उतने का हो जाएगा। खुद अपना होमवर्क करें, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, एक लंबा ध्यान के साथ इन्वेस्टमेंट करें, तो इंशाल्लाह इट विल वर्क आउट। सही। बहुत शुक्रिया सर मुस्तफ़ा आपका फॉर दिस डिटेल इंफॉर्मेशन एंड दिस इज़ फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन, और आपके टाइम का कि आपने हमें इतना टाइम दिया, और इसके साथ ही साथ हमारे साथ जितने सेशन में हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आज के सेशन से जो है आप लोगों से इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़। हाफिज।